नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, आज अपन बात करते हैं मगध के उत्कर्ष की। मगध उत्कर्ष की अपन बात करते हैं। अपन देखते हैं प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें वैदिक काल के दौरान कुछ छोटे छोटे राज्य या अपन कह सकते हैं ग्राम के रूप में राजनीतिक इकाइयां हैं वो देखने को मिलती हैं। उसके बाद धीरे धीरे जन है, जनों से फिर जनपद है, जनपदों से बड़ी जो राजनीतिक इकाइयां स्थापित होती हैं उनको महाजनपदों के नाम से जाना जाता है। और भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जो महाजनपद हैं उनके बारे में अपने को जानकारी मिलती है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में। बौद्ध और जैन साहित्य की अपन बात करते हैं तो इनमें भी बौद्ध ग्रंथ, अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये दोनों जो ग्रंथ हैं ये हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं कि भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 अलग अलग राज्य थे जिनको महाजनपदों के नाम से जाना जाता है। या अपन कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीकरण देखने को मिलता है और भारत के अलग अलग भागों में 16 बड़े नगरों का विकास होता है। कुछ अन्य छोटे नगरों का विकास भी देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि भारत में पहली जो नगरीय क्रांति है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन है उसमें हमें प्राचीन नगरों के अवशेष मिलते हैं। तो वो दोस्तों भारत में प्रथम नगरीय क्रांति थी। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बार फिर से भारत में नगरों का विकास होता है तो वो द्वितीय नगरीय क्रांति थी। इस समय के जो प्रमुख नगर हैं, इस समय के प्रमुख जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न जो एग्जाम होती हैं उनमें कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध करवाता है। तो अंगुतर निकाय दे दिया, भगवती सूत्र दे दिया, दो नाम अलग देते हैं। तो वहाँ पे अपन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंगुतर निकाय करना है या भगवती सूत्र करना है, कौन सा जैन है कौन सा बौद्ध है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्लियर आपको करना है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये दोनों जो ग्रंथ हैं ये हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। आगे चल के मगध की जो परिस्थितियां हैं वो कुछ ऐसी थी कि उन परिस्थितियों का फायदा मगध को मिलता है और मगध एक एक करके इन सभी महाजनपदों को जीतता है और भारतवर्ष है वो मौर्य काल तक आते आते एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अपन देखते हैं कि किस प्रकार से मगध का उत्कर्ष होता है, कौन कौन से राजवंशों का इसमें योगदान है। तो दोस्तों अभी अपन लॉकडाउन के दौरान अभी जो वैश्विक महामारी है कोरोना, उसकी वजह से सभी घरों में हैं, सभी विद्यार्थी हैं वो घरों में हैं और कुछ समय के लिए मनोरंजन के लिए जो डीडी नेशनल है या अन्य जो चैनल हैं उन पे महाभारत का प्रसारण हो रहा है। रामायण और महाभारत का अपन देखते हैं। तो महाभारत में अपन देखते हैं एक शासक जरासंध। तो ये जो जरासंध है इसने मगध में जो राजवंश स्थापित किया था उसको बृहदर्थ राजवंश के नाम से जाना जाता है। और यही राजवंश महाभारत काल से लेके और 544 ईसा पूर्व तक, 544 ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व तक मगध में शासन करता है। लेकिन 544 में जरासंध का जो राजवंश था बृहदर्थ राजवंश, उसका अंतिम शासक था बालक, जिसे कुमारसेन के नाम से भी
जाना जाता है, जिसका नाम कुमार सेन भी मिलता है, यह एक अयोग्य शासक था। जनता में यह शासक लोकप्रिय नहीं था, अतः इसका फायदा भटिये नामक व्यक्ति उठाता है। भटिये है ये चालाकी से मगध के बृहदर्थ वंश के शासक बालक को मार के अपने बालक को यानी अपने बेटे को मगध का शासक बना देता है, जिसे इतिहास में बिंबिसार के नाम से जाना जाता है। यही बिंबिसार, अपन बात करते हैं मगध के शासकों की, तो ये पहला ऐतिहासिक शासक अपन कह सकते हैं जिसके बारे में अपने को जानकारी पुराणों में, जैन साहित्य में और बौद्ध साहित्य में मिलती है। तो बिंबिसार ने जो मगध में एक राजवंश स्थापित किया था, वहीं से मगध के उत्कर्ष की शुरुआत होती है। बिंबिसार ने जो मगध में राजवंश स्थापित किया था उसको हर्यक राजवंश के नाम से जाना जाता है। हर्यक राजवंश के नाम से जाना जाता है। हर्यक राजवंश का शासन है वो मगध में 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक रहता है। हर्यक वंश के दौरान अपन बात करेंगे, इस वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं, जिनमें पहला बिंबिसार इस राजवंश का संस्थापक है, दूसरा अजातशत्रु है, तीसरा उदयन। ये तीनों शासक हैं जिनसे संबंधित कई प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी अपन बात करेंगे। दूसरा जो मगध का राजवंश है जिसका मगध के उत्कर्ष में योगदान था, वो था शिशुनाग राजवंश। शिशुनाग राजवंश का शासनकाल मगध में 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहता है। शिशुनाग राजवंश है, इसके दो शासकों के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक शिशुनाग जो कि इस राजवंश का संस्थापक था, और दूसरा शिशुनाग का जो बेटा था कालाशोक या काकवर्ण। इन दोनों शासकों के बारे में कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ी सी चर्चा इनकी अपन करेंगे। मगध के उत्कर्ष में अगला जो राजवंश है जिसका योगदान है वो होगा नंदवंश। नंदवंश के शासनकाल की अपन बात करते हैं 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इस राजवंश में दो शासक हुए हैं। दो शासकों की जानकारी विभिन्न साहित्यिक स्रोतों में मिलती है, जिनमें पहला महापद्मनंद और दूसरा धनानंद। इन शासकों के बारे में अपन बात करेंगे। थोड़ा सा नंदवंश का संस्थापक हो गया, और दूसरा धनानंद है, उसके बारे में भी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय धनानंद के समय भारत पे यूनानी जो शासक था सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में होता है, और उसकी वजह से उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहाँ पे कुछ अस्थिरता बनती है। उसका फायदा आगे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य उठाते हैं, और उसके बाद एक नए राजवंश की स्थापना मगध में होती है, जो कि अगला राजवंश होगा मौर्य वंश। भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व मौर्यों का जो शासन है। मौर्य वंश की अगर अपन बात करें तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, दशरथ है, और बृहदर्थ के बारे में अपन चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे। इसके बाद अगला जो राजवंश होगा, कुछ छोटे प्रश्न उससे भी पूछ लिए जाते हैं, जो कि शुंग वंश है।
शुंग वंश के बारे में अपन बात करते हैं तो 184 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक इस राजवंश का शासन मगध में रहता है। मगध का जो उत्कर्ष है इन 4 राजवंशों के दौरान अधिक होता है और चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद अशोक के शासन तक लगभग संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हो जाती है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। पहला जो राजवंश है हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश का पहला जो शासक है वो है बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल की अपन बात करते हैं तो 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहता है। बिंबिसार मगध राजवंश के उत्कर्ष में योगदान देने वाला पहला शासक है। इसके समय में मगध का काफी विस्तार होता है। यह हर प्रकार की नीतियां मगध के विस्तार में काम में लेता है, जिसमें कूटनीति है, राजनीति है, मित्रता है, युद्ध है, सहयोग है, वैवाहिक संबंध है। सभी प्रकार की नीतियों का प्रयोग ये करता है किसके लिए? मगध के विस्तार के लिए, जिसकी वजह से मगध जो एक छोटा सा राज्य था एक बड़े राज्य के रूप में विकसित होने लगता है, एक बड़े राज्य के रूप में परिवर्तित होने लगता है। तो विद्यार्थियों एक अपन बात करते हैं, विभिन्न जो एग्जाम हैं उनमें एक प्रश्न तो ये बनता है कि बिंबिसार या ऐसे पूछ लेते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था या मगध में हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये सीधा सा एक प्रश्न बनता है बिंबिसार ने, या बिंबिसार ने कौन से राजवंश को समाप्त करके मगध में एक नए राजवंश हर्यक वंश की स्थापना की। तो कौन सा? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश का कौन सा शासक था? तो बालक या कुमार सेन, जिसकी जगह ये शासक बनता है। आगे अपन बात करते हैं तो अपन ने बात की कि बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह छोटे से मगध साम्राज्य से संतुष्ट नहीं था, वह मगध का विस्तार करना चाह रहा था। तो सबसे पहले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बिंबिसार के विवाह संबंधों से संबंधित। तो मगध के विस्तार के लिए सबसे पहले बिंबिसार ने किसका प्रयोग किया? कौन सी नीति का प्रयोग किया? वैवाहिक संबंधों का। विभिन्न जो बौद्ध और जैन साहित्य है उसमें बिंबिसार के कई विवाहों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन उनमें से 4 जो विवाह हैं वो महत्वपूर्ण है। बिंबिसार के विवाह संबंधों में पहला जो विवाह है वो बिंबिसार ने किया था कौशल के शासक प्रसेनजित की बहन कौशला देवी से। इस समय अपन देखते हैं तो मगध के पास कौशल जो राज्य है वो एक शक्तिशाली राज्य था। बिंबिसार को लगा कि युद्ध के द्वारा मैं इसको नहीं जीत सकता हूं, इसलिए उसने कूटनीति का प्रयोग किया और कूटनीति का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव भेजा प्रसेनजित के पास। तो उसने स्वीकार कर लिया बिंबिसार के प्रस्ताव को और अपनी बहन कौशला देवी का विवाह कर दिया बिंबिसार के साथ, जिससे 2 लाभ बिंबिसार को मिलते हैं। पहला ये कि कौशल जैसा शक्तिशाली जो राज्य है वो मगध का मित्र बन जाता है, और दूसरा जो फायदा ये होता है कि कौशला देवी के खर्चे के लिए प्रसेनजित है वो काशी ग्राम दहेज में देता है, जिससे उस समय की जो मुद्रा थी उससे 1 लाख की आय होती थी।
तो एक तो क्या है, मगध की आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ होगी, 1 लाख की आय काशी से होगी। दूसरा, काशी मगध का काशी में विलय होने से, काशी का मगध में विलय होने से थोड़ा सा मगध का विस्तार भी हो जाता है। यहाँ बिंबिसार का दूसरा वैवाहिक संबंध है वो वजी के साथ स्थापित होता है। वजी या वैशाली अपन कह सकते हैं। वैशाली का जो शासक था चेटक, उसकी पुत्री चेलना का विवाह बिंबिसार से होता है। इससे भी बिंबिसार को कई लाभ मिलते हैं। एक फायदा ये होता है कि गंगा घाटी का जो क्षेत्र जिस पे वैशाली या वजी का अधिकार था, वहाँ पे अब मगध के व्यापारी हैं वो व्यापार कर सकते थे। तथा दूसरा, ऐसी जानकारी मिलती है कि वजी के जो लोग हैं, मगध और वजी हैं, ये दोनों पास पास थे। तो वजी के लोग रात्रि के अंधेरे में मगध की जो राजधानी है राजगृह, वहाँ आके ये चोरी करते थे। तो उससे भी इनको छुटकारा मिल गया। तो यहाँ पे अपन देखते हैं बिंबिसार अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा किस प्रकार से मगध को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करता है। अगला जो वैवाहिक संबंध है वो है मद्र देश की राजकुमारी खेमा से विवाह। बिंबिसार ने पश्चिमी भारत में अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए मद्र देश की राजकुमारी खेमा से विवाह किया था। तो विद्यार्थियों, ये 3 जो वैवाहिक संबंध है, इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। बौद्ध ग्रंथ महावग में ये जानकारी मिलती है कि बिंबिसार ने लगभग 500 विवाह किए थे। उसके 500 रानियां थी। लेकिन इन 3 से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बिंबिसार से संबंधित एक जो प्रश्न बनता है वो ये भी बनता है कि ग्रीवरेज की जगह बिंबिसार ने राजगृह को अपनी नई राजधानी बनाया। राजगृह है, राजगृह को मगध की राजधानी किसने बनाया? बिंबिसार ने। ऐसी जानकारी मिलती है कि राजगृह नामक जो नगर है, महागोविंद नामक वास्तुकार था, उसने इस राजगृह नगर की योजना तैयार की थी।